Hello everyone, let's start with section B. So in this again we have 24 multiple choice questions and out of that you have to consider 20 questions. And पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी 20 कर देना जो भी आपको अच्छे से आते हों. ऐसे नहीं कि आपने पहले सारे ही 24 कर दिए और उससे क्या होगा कि आपके सिर्फ फर्स्ट 20 के मार्क्स मिलेंगे, बाकी 4 को वो नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. सो वी हैव अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर and length is L and it is placed in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है. एंड द टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन बाय. हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका कितना है. तो फ्लक्स कैसे निकलता है, एक तो होता है फाई इज इक्वल टू ई एस, ई डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और एक होता है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे तो चार्ज की कोई बात ही नहीं हुई. अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है विद इन द सरफेस तो गॉस लॉ से तो ये ज़ीरो हो गया, टोटल फ्लक्स मेरा ज़ीरो हो गया. मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ जिससे ये ज़ीरो आएगा. देखो कैसे. तो मान लो कि आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे है, सॉरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई नॉट से यहाँ पे ट्रैवल कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 3 पार्ट्स बनते हैं. एक बनता है ये, दूसरा बनता है ये, और तीसरा बनता है ये वाला. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है. तो फर्स्ट वाले केस में आपका जो एरिया होगा वो यहाँ पे होगा रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे थर्ड वाले में यहाँ पे आउटवर्ड ए की डायरेक्शन हमारी ये है, और ए की डायरेक्शन फॉर सेकेंड वन इज़ दिस एंड दिस. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आप क्या देखोगे, कॉस थीटा. ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पे देखो तो ए आपका इस डायरेक्शन में और ई नॉट आपकी इस डायरेक्शन में. कितना एंगल हो गया, 180 का. इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ई नॉट डॉट ए. प्लस सेकेंड में देखो तो ई की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, तो कितना एंगल हो गया 90, और कॉस 90 कितना होता है 0. तो सेकंड वाली जगह पे तो 0 हो गया. थर्ड पे देखते हैं, ई नॉट भी उसी डायरेक्शन में, ए भी उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल कितना हो गया 0. तो विच इज़ ई नॉट डॉट ए. तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, बचा क्या 0. सो दोनों ही तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है 0. फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट वन. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. सो वी हैव 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज़. आपको सरफेस डेंसिटी दी हुई है और सरफेस डेंसिटी किससे डिनोट की जाती है, इट इज़ बाय दिस साइन 26.4 into 10 raised to power minus 12 it is. Now we have to find the electric field between these sheets. So they are saying they have equal surface charge density. सो लेट्स से कि दे हैव सिग्मा प्लस, मतलब दोनों ही आप देख सकते हो प्लस में है. सो सिग्मा प्लस इज देयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. एंड आई वांट टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ दीज 2 शीट्स. सो इट विल बी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐड करके कितना हो जाएगा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल. सिग्मा कितना है 26.4 into 10 raised to power minus 12, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 into 10 raised to power minus 12. So these two can be cancelled and divide these two so that you can get your answer. तो ये thrice होता है इसका, thrice Newton Coulomb. So this is the answer. Fourth one is the answer. Next question है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28. So it says consider an uncharged conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then. तो हमारे पास इन्होंने बोला कि एक स्फीयर है एंड कंसिडर एन अनचार्ज मतलब कि वो चार्ज्ड है. ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, ओके, प्लस क्यू इज देयर. द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन. सो इफ प्लस क्यू इज देयर then there must be equal and opposite charge apart on the nearby conductor. So if this is plus q, इसके अंदर वाला कितना होगा माइनस q होगा पास में, और इधर कितना होगा
प्लस क्यू होगा, इंडक्शन की वजह से। ऐसे ही होता है ना कि ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट वी हैव चार्ज एज ज़ीरो, ज़ीरो ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाता है। सो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्टर में, इट विल बी ज़ीरो, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो यू हैव 3 चार्जेस, एक है आपका 2q, दूसरा है आपका माइनस क्यू, तीसरा है आपका माइनस क्यू. सो इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल, वर्टिसेस पे पड़े हैं उसके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड वी. ई और वी की वैल्यू निकालनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एट सेंट्रियड. सेंट्रियड का क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल. इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, मतलब एल्टीट्यूड्स बनाओगे तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, सेंट्रियड मिल जाएगा ट्राइंगल का. सो दिस इज़ माय सेंट्रियड, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जी से. सो अब हमें बताना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं होगी, इट वॉन्ट बी ज़ीरो एट जी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव चार्जेस और उनकी कुछ वैल्यू है, और ऐसा नहीं है कि वो ऑपोजिट और इक्वल है. सो विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हमें यही बताना है. यहाँ से आप देख सकते हो कि ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, और या ज़ीरो से इक्वल या इज़ नॉट इक्वल टू, यही बताना था. अब v के लिए अगर आप देखो तो v हमारा ज़ीरो ज़रूर हो सकता है. देखो एक तो पहले v बनेगा इन दोनों की वजह से, +2q और -q की वजह से. सो वो क्या बनेगा, k 2q ओवर r. नेक्स्ट आपका बनेगा एक साइन माइनस की वजह से, -q की वजह से, इसकी वजह से बनेगा. सो k -q r, यहाँ पे डिस्टेंस हम लिख लेते हैं r है हर जगह से, और यहाँ से भी आपका डिस्टेंस r है. सो इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ थर्ड वी हैव -kqr. सो यू कैन सी कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर एज ज़ीरो. तो e आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं है और v आपका ज़ीरो के इक्वल है, विच इज़ द थर्ड ऑप्शन. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x एंड y. दे हैव सेम एरिया प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स. x हैज़ एयर, मतलब x के बीच में एयर है, एंड y के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 2. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट. एक आपका कनेक्टेड है बैटरी से, नो सॉरी, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद बैटरी, and battery is of 12 volt, and we have to find the electrostatic energy stored in them. तो electrostatic energy का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c. तो अब सबसे पहले आप c निकाल लो दोनों के लिए, सी एक्स भी निकाल लो, cy भी निकाल लो. होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट a d, और यहाँ पे उन्होंने बोला था सेपरेशन भी सेम है एंड देयर एरिया इज सेम. बस यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है ना आपको, तो आपने क्या करना है, k एप्सिलॉन नॉट a d, और k की जो भी वैल्यू है उसको प्लेस कर दो. कितनी है आपकी वैल्यू k की, इट इज़ 2. तो सी एक्स भी आ गया, cy भी आ गया. अब दोनों ही पोटेंशियल हम निकाल लेंगे. पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ux की वैल्यू निकालो, क्यू स्क्वायर ओवर 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट a d ऊपर आ गया. uy की वैल्यू कितनी होगी, क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट a, और d किधर चला जाएगा, ऊपर. सो अब हमें बस इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है. वैल्यू कैसे निकालोगे, डिवाइड करके ux ओवर uy कर दो. सो आप देख सकते हो कि क्यू स्क्वायर से d ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से a ये कैंसिल, 2 से 1 2 कैंसिल, बचा क्या 1 ओवर 1/2, और 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी रेशियो, 2:1, विच इज़ द third option out of above. So yes, third option is correct among 4. So let's start with next question now, which is question number 31.
सो इट सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज फॉर पावर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर में कौन सा कॉज नहीं है फॉर अ पावर लॉस. तो सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. दिस इज़ करेक्ट, एडी करेंट्स फॉर्म होते हैं हमारे. सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपरली डन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स. सो दिस कैन बी द कॉज, ये हो सकता है पॉसिबल. थर्ड, हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू मैग्नेटो restriction. So yes, this is again the cause of it. Primary coil is made up of very thick copper wire. So this is not the case कि negligible power loss के लिए it has very less R, तो हम इसको use. So this is not a cause. Fourth one can't be the cause क्योंकि इसका वैसे जो R होगा वो बहुत कम होगा. So we can use them. सो दिस इज़ नॉट द केस. ये तो बल्कि अच्छा तरीका है जिससे कि हम पावर लॉस ना कर सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32. इट सेज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा fixed amplitude V is connected in series with a capacitance C and electric bulb of resistance R. Inductance is 0 when W is increased. सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव अ बल्ब एंड वी हैव अ कैपेसिटेंस एंड देन वी हैव अ वोल्टेज अराउंड इट. W इज़ इंक्रीज्ड, W मतलब फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं. तो रिलेशन क्या होता है इसका, XC इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FC, और 2 पाई FC क्या होता है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा C. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा C बढ़ाओगे तो आपका XC क्या होगा, कम होगा, है ना. सो XC विल डिक्रीज. सो इफ XC इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल. XC क्या होता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है. तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, सॉरी करंट की नहीं, बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और करंट ज़्यादा होगा. सो इट विल बी, द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. Second one. Let's start with question number 33 now. So it says we have a solid spherical conductor which has charge plus Q and radius R. तो R वाला कौन सा है आपका, ये वाला, दिस इज़ योर R, और इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है. उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है कि इट इज़ सराउंडेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल शेल विथ चार्ज माइनस Q. ये वाले के ऊपर माइनस Q चार्ज है. तो दो आपके पास स्फेरिकल शेल्स हैं एंड वन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अदर हैज़ नेगेटिव चार्ज, और लास्ट वाले पे कितना हो जाएगा, ये जो D पॉइंट है दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सारे के सारे हमारे चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाहर की तरफ. जो अंदर वाले थे वो बाहर की तरफ हो जाएंगे और ऑब्वियसली ऑपोजिट ही होंगे. ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये बेसिकली हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. आप देख सकते हो इसका रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है. पहले वाले का है R, दूसरे वाले का है 2R, तीसरे वाले का है 3R. ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब हमें बताना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा. तो हमारा जो पॉइंट B है वो कौन सा है, फर्स्ट वाले पे. तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, K प्लस Q, और साथ में क्या आ जाता है आपका रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. तो आपका ये हो जाएगा. अगर हम C पे जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो यहाँ पे B पे आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है. इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता है, चार्जेस कंसिडर करोगे, K कंसिडर करोगे एंड R². और जितना ज़्यादा आप नीचे जाते जाओगे, मतलब A से लेकर C तक देखोगे, A से लेकर D तक देखोगे, तो आपका क्या होगा, आपका रेडियस बढ़ता जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी. तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है. C पे भी नहीं है, D पे भी नहीं है, A पे भी नहीं है. सो इट इज़ एट B पॉइंट. एंड आउट ऑफ दिस यू कैन सी कि हमारा मैक्सिमम अचीव कहाँ पे होता है,
बी पॉइंट पे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट बी. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्वांटिटीज और द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज. तो बैटरी को कनेक्ट किया गया किससे, कंडक्टर से, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसकी, और वो पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी. फर्स्ट आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन वैरी. ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सो फिर से कैंसिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आ गया. पहली बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया है और उसके आसपास आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती, बट करंट विल बी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहेगा बस. 35, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी. R1 carries a current of 2 ampere, R2 has a resistance of 3 ohm, R3 dissipates 6 watt and we have to find the voltage across R3. तो कंडीशन क्या है, R1, R2, R3 it is connected to a battery. सब में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं. यहाँ पे हमें करंट दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है आपको, I1 है आपका 2 एम्पेयर. दूसरा R2 दिया हुआ है आपको 3 ओम, R3 दिया हुआ है आपको, मतलब R3 नहीं दिया हुआ, पावर दी हुई है तो उसको हम P3 ले लेंगे. P3 हमें दिया हुआ है 6 वॉट, और हमें पूछा जा रहा है वोल्टेज निकालो अक्रॉस R3. तो आपको पता है कि R3 क्या होता है, R किसके इक्वल होता है, V इंटू आई के. और यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी है, पावर कितनी होती है, सॉरी आपके पास पावर कितना होता है, पावर इज वी आई. ठीक है, पावर वी आई है, तो आपके पास पावर कितना है, इट इज़ 6 वॉट. और पोटेंशियल कितना है हमारे पास, पोटेंशियल तो दिया नहीं हुआ, तो पोटेंशियल की जगह हम काम करते हैं, वी की जगह आई आर प्लेस करते हैं और आई एज इट इज़. तो ये कितना हो गया आपका आई स्क्वायर, क्योंकि करंट तो हमारा सेम रहेगा बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट. सो करंट इज 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर R3 आपको निकालना है. तो R3 कैसे निकलेगा, 6/4 इज इक्वल टू R3. सो दिस विल बी 1.5 ओम. और अब वोल्टेज निकालनी है ना आपको, I इंटू R3. सो I की वैल्यू कितनी है आपके पास, इट इज़ 2, और R3 कितना अभी निकाला है हमने 1.5. सो दिस विल गिव मी 3 वोल्ट. 3 वोल्ट आ गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज देयर. देन we have I and V graph basically and we have to find the internal resistance of the cell. तो R कैसे निकाला जाता है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं सबसे पहले हम इसको. सो इट इज़ गिवन बाय R इज इक्वल टू ई आई. ई क्या है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या दी हुई है यहाँ पे आपको, इट इज़ 5.6 और 2. बेसिकली स्लोप निकाल सकते हो इसका आप. सो 5.6/2 कितना हो गया, इट इज़ 2.8 ओम. सो योर वैल्यू फॉर दिस इज फर्स्ट वन. Let's start with question number 37. So it says a 10-meter long wire or uniform cross section and 20 ohm resistance is used in a potentiometer. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with the external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF E is balanced at 6 meter length of the wire, then the value of unknown EMF is. तो सबसे पहले तो you will find the current which is flowing through it. I निकालेंगे सबसे पहले हम, और I का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, E प्लस R प्लस R dash. Why? Because we have to consider the external resistance as well. So E is 5 and the total resistance we have is 480 plus 20 ohm which is 500. So 5/500 is 1/100 and 1/100 is 0.01 ampere.
So this is the current which is flowing through it. Now we'll find the potential across VPQ सबसे पहले तो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड EMF E ऑफ 6 मीटर. तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकालना होगा अक्रॉस दिस लेंथ. सो इट विल बी I इंटू RPQ. यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, इट इज़ ऑफ 20 ओम. सो I है 0.01 और R है आपका 20. सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई दैम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.2 वोल्ट. तो अगर 10 मीटर वायर में इफ़ इन 10 मीटर वायर बैलेंसेस एट कितने पे बैलेंस हो रही है, 0.2 पे. तो 1 मीटर के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज़ करोगे, 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 10. अब हमें किसके लिए निकालनी थी, हमें निकालना था 6 मीटर के लिए. तो 6 मीटर के लिए निकालने के लिए भी यूनिटरी मेथड ही यूज़ होगा. 6 मीटर के लिए आप क्या करोगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 1 मीटर वाले को यही सीखा है हमने, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1.2 इन न्यूमरेटर और 10 डिनोमिनेटर में है. सो इट विल बी 0.12 वोल्ट. सो राइट ऑप्शन टू दिस इज 0.12, which is the third one. Sorry, which is the fourth one. No, yeah, fourth one is which is 0.12 volt. Now moving on to question number 38, which is very important. So here you can see that the current sensitivity of a galvanometer increases by 20%. जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है बाय 20%. तो 20% अगर चेंज आएगा किसी चीज़ में तो कैसे लिखोगे उसको, जैसे लेट्स से कि गैल्वेनोमीटर का करंट IG है तो 20% ऑफ IG इंक्रीज़ हो गया. सो व्हाट दिस विल बी, IG प्लस 20/100 IG. So we'll add these two. So if you will add these two, you will get 120/100 IG, and 0 से 0 कैंसिल. So you get 1.2 IG. मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है. रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, इट इज़ इंक्रीजिंग. सेम रेजिस्टेंस के साथ करोगे आप. लेट्स से दिस इज़ I-G. रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 25%. So 25% of R. So R plus 25/100 into R. So it will be 125/100 into R. So this is 1.25 into R. IG की वैल्यू भी आ गई आपके पास, रेजिस्टेंस चेंज की भी वैल्यू आ गई. अब आपने निकालना क्या था, यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो इट विल बी I/R, विच इज़ 1.2 IG over 1.25 R. So you can write it as 120 over 125 IGR, and you can reduce it by 5. So if you reduce it by 5, what will be the total value? It will be, this will go by 5 and this will be 2 here, then it will be 24 and this will be 25. So it is 24/25 IG over R. Now we have to find the percentage change. अब परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, जो आपका आंसर आया है अभी, जो आपकी न्यू V-G आया है आपका अभी, उसको आप माइनस करोगे इनिशियल VG से. सो चेंज निकालना है बेसिकली हमें. तो चेंज कैसे निकलेगा, 24/25 IGR, और यू कैन राइट इट एज VG. इसको VG भी लिख सकते हैं. एंड और इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपकी VG की, इट वॉज VG ओनली, माइनस VG डिवाइडेड बाय VG इनिशियल वैल्यू इंटू 100. सो यहाँ पे आपके पास आंसर बचेगा क्या, 24, और ये यहाँ जाएगा 25, और 24 माइनस 25 ओवर 25 एज वेल, और VG से VG कैंसिल हो जाएगा. देन
100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 25 और 100 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 और यहाँ पे -1. तो माइनस का मतलब क्या हुआ, दैट इट इज़ डिक्रीजिंग बाय 4%. So right option is fourth one because the answer is in negative. So if the answer is in negative, then it is decreasing by 4%, right? Let's move to question number 39, which is very important and you may get this in exam as well. तो आपको दिया हुआ है, you have 3 infinitely long parallel straight current carrying wires A, B and C kept at equal distances from each other. The wire C experiences net force F. The net force on wire C when the current in wire A is reversed will be. अभी तो आप देख रहे हो कि क्या है, सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं हमारे पास एंड दे आर हैविंग द करंट्स इन द सेम डायरेक्शन. तो सबसे पहले ये देखो कि F1 कितना होगा. F1 विल बी बिकॉज ऑफ A एंड C. सो वी हैव म्यू नॉट ओवर 4 पाई और करंट क्या है हमारे पास फर्स्ट वाले में 2I और C वाले में कितना है I. सो इट इज़ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज़ 2R. तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2R प्लेस कर दोगे. नाउ यू विल फाइंड F2 किसकी वजह से होगा, B और C की वजह से. सो इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई एज इट इज़. फर्स्ट वाले का भी करंट I है, सेकेंड वाले का भी करंट I है और डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना है R. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नेट फोर्स ऑन C. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करो इसको और देखो कि दोनों की वैल्यू सेम है. तो आपका F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट 4 पाई I स्क्वायर ओवर R. ये हो गया हमारा F ऐड करके. नाउ दे आर सेइंग कि आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो. 2I पहले ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे की तरफ आ गया. तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो आपके फोर्स में क्या चेंज आएगा. तो आप खुद ही सोचो, अगर ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी. और रिपल्सिव फोर्स होगी तो हमारा F1 डैश कितना हो जाएगा, F1 डैश और F2 डैश इक्वल हो जाएंगे. ध्यान से देखो तो because now the force is in this direction, F1 dash will be in this direction और जो आपका F2 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा. so they will cancel out each other and the total force will be 0 because it will be now F1 dash minus F2 और F2 डैश भी आप उसको ले सकते हो. तो दोनों बराबर ही होंगी, तो इसका मतलब इट विल बी 0. नेक्स्ट देखते हैं. वी हैव इन अ हाइड्रोजन आटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 Armstrong making 10 revolutions per second. Then they are saying find the magnetic moment associated with it and with the orbital motion of an electron will be. सो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है I.A करंट इनटू एरिया. सो इसमें जो एरिया आएगा आपका वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की. और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, EV पाई आर स्क्वायर. एरिया तो पाई आर स्क्वायर है और I की जगह क्या आता है EV पाई आर स्क्वायर. तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है विच इज़ 10 राउंड्स revolutions per second. So 10 RPS is given. So if I want to convert this into radian, so how will you, it will be 2 pi से multiply क्योंकि total angle क्या होता है 2 pi it is. Then we can find V is there, V is 10 hertz. So these things are there. Then we can see that the radius is given as well which is 0.5 Armstrong. and Armstrong को आप कैसे convert करते हो, you can write it as 0.5 into 10 raised to power minus 10. so E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 चार्ज है ये हमारा. and frequency, what is frequency आपका कितना है, it is 10.
पाई कितना है 3.14, आर का स्क्वायर इज 0.5 into 10 raised to power minus 10 whole square. So if you solve this value, you will get your answer as 1.256 into 10 raised to power minus 38 ampere meter square. So first one is the right option out of these four, right? तो आपके पास ओमेगा दिया हुआ था, v दिया हुआ था, r दिया हुआ था, so you can put all the values here and you will get your resultant. ये कहाँ से आया? अगर ये जानना चाहते हो तो I की वैल्यू आपको पता है Q ओवर T होती है, तो यहाँ पे Q की जगह चार्ज E लिख दिया इन्होंने, और 1 ओवर T हमारा क्या होता है? फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी की जगह V लिख दिया, V ऐसे बनेगा ये वाला, ठीक है. सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. नाउ वी हैव 41th क्वेश्चन. 41th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वी हैव एन एयर coiled solenoid with length 30 centimeter, area of cross section is 25 centimeter square, number of turns are 800, carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in a brief of time 10 raised to power minus 3 seconds. Then we have been asked that we have to find the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit would be. So basically what we have to do is we have to find EMF, E निकालना है हमें. तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो फ्लक्स बन रहे हैं, एक होगा आपका इनिशियल फ्लक्स और दूसरा होगा आपका फाइनल फ्लक्स. फाइनल फ्लक्स तो आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करना बंद कर चुका है. अब सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं. तो B क्या होता है आपका? B इज म्यू नॉट N ओवर L इंटू I, और फाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? N इंटू B इंटू A. सो वी गेट N इंटू म्यू नॉट N L इंटू I इंटू A. So you can see we get the value as mu naught n square IA over L. तो phi की वैल्यू आ गई आपके पास. अब phi की वैल्यू में we can place all the values so that we can get the phi 1 or the initial flux. Initial flux मिल जाएगा हमें. So mu naught you know is 4 pi into 10 raised to power minus 7. Then you have n square मतलब 800 का स्क्वायर हो गया. I करंट आपको दिया हुआ था 2.5, करंट इज 2.5. देन यू हैव एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, है ना. तो मीटर स्क्वायर में कैसे करोगे? 25 इंटू 10 to the power minus 4 meter square. So this is 2.5 into 10 raised to power minus 4 divided by L. L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास? इट इज़ 30. तो 30 को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.30 आ गया. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 16.74 इंटू 10 raised to power इंटू 10 raised to power minus 3 वेबर. ठीक है, तो ये वैल्यू आई है हमारी अभी इनिशियल फ्लक्स की, और फाइनल फ्लक्स ज़ीरो होगा क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया सिस्टम हमारा. ठीक है, तो phi 2 इज़ ज़ीरो. और EMF क्या होता है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन d phi ओवर dt. और d phi मतलब चेंज इन phi, चेंज इन नेट फ्लक्स. और नेट फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है आपका? 6.74 इंटू 10 raised to power minus 3 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, इट विल बी minus 0. इट इज़ -0 डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम कितना लिया था? 10 raised to power minus 3. और 10 raised to power minus 3 से 10 raised to power minus 3 कैंसिल. So you get 16.74 volt. This is the EMF it will be producing. तो phi निकालना होता है आपको, और उसके बाद you can get the value of EMF.
Let's start with question number 42. It says a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 Hz is applied to a series circuit which has LCR circuit and then we have to find the power dissipated. तो power dissipated का formula क्या होता है? I square dot R और I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? I नॉट अंडर रूट 2 स्क्वायर R. तो सबसे पहले हम I की वैल्यू ही निकाल लेते हैं. सो आई नॉट कितना होगा आपका 1 बाय अंडर रूट 2. आई नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 283 डिवाइडेड बाय आर विच इज़ 3. सो आप आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 66.7 एम्पियर. आई की वैल्यू आपके पास आ गई, आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. आप क्या करोगे? यू विल सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन. आई स्क्वायर हो जाएगा. आर की वैल्यू कितनी है 3. अब आप क्या कर सकते हो? 66.7 का स्क्वायर लो सबसे पहले, देन मल्टीप्लाई इट विथ 3. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 13,346.67. ये आ रही है, वॉट में आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सारी आपकी वैल्यूज़ किलो वोल्ट में है और सबसे नियरेस्ट कौन सी है? यही वाली है. और आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो इसमें? ये देखो, ये आ जाएगा 3 स्टेप्स आगे और ये हो जाएगा 13.35 और 10 टू द पावर 3 स्टेप आप आगे गए हो ना, तो 10 टू द पावर 3 किलो वाट. आई मीन दिस विल बी वॉट बट 10 टू द पावर यहाँ पे है तो किस में हो जाएगा? किलो वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43. सो वी हैव अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर लूप में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं कि एक सर्कुलर लूप है आपका 0.3 सेंटीमीटर का. ठीक है, लेट इट बी दिस वन. 0.3 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस एंड लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कुलर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. उसके साथ में ही एक और हमारे पास है जिसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर. देन दे आर सेइंग सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ अ बिगर लूप. तो ऐसे है ये कुछ. ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर. करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप. यहाँ पे करंट भी दिया हुआ है इन्होंने, 2 एम्पेयर का है. नाउ दे वांट अस टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ बिगर लूप. इसका फ्लक्स कितना है सेकेंड वाले का? और फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए. बी क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना बनेगा ड्यू टू बिगर सर्कुलर लूप? It will be dependent on B is equal to mu naught I R square divided by 2 x square plus R square raised to power 3/2. यही डेरिवेशन होती है आपकी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर लूप के लिए इतना होता है. देन वी हैव टू फाइंड एरिया एज वेल. तो एरिया कितना होगा यहाँ पे आपका? एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर और एरिया विल बी ऑफ फर्स्ट वन. इसकी वजह से होगा फर्स्ट वन वाले के एरिया की एरिया लेंगे. वी विल कंसिडर दैट. सो इट इज़ 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. सो ये वैल्यू आ गई आपकी एरिया की. ऊपर वाली वैल्यू है आपकी बी की. अब आपने करना क्या है? फाई और बी डॉट ए को मल्टीप्लाई कर देना. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दो and you can tell me the final answer in the comment section कि इसमें से कौन सा है. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है if both the number of turns and core length of a inductor is doubled. उन्होंने दोनों की ही डबल कर दिया है, टर्न्स और core length is doubled. Keeping other factors constant then its self inductances. तो self inductance किससे दी जाती है? L से. L is equal to mu naught n स्क्वायर L ओवर L डॉट A. अब आपके पास यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दो, डबल कर दो, 2n कर दिया मैंने, और लेंथ को भी डबल कर दो. सो इट इज़ 2L. एरिया विल बी एज इट इज़, एरिया A एज इट इज़ रहेगा. और हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल मत करना. इट विल बी 4n स्क्वायर 2L इंटू ए. तो 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया आपका आंसर. सो यू कैन सी कि चेंज कितना आया है. पहले था म्यू नॉट n स्क्वायर L A. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? 2 आ गया. दैट मीन्स इट हैज़ बीन डबल हो गया.
2 टाइम्स हो गया ना बेसिकली, तो यस सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. वी हैव सम assertion एंड रीजन नाउ. So let's start with question number 45. In this we have assertion and reason. Assertion दिया हुआ है to increase the range of an emitter we must connect a suitable high resistance in series to it. तो ये तो गलत है because we have to connect it in parallel. सीरीज में नहीं होता. ठीक है. द एमीटर विद इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस. अगर आप रेंज उसकी बढ़ा रहे हो एंड बोल रहे हो कि हाई रेजिस्टेंस होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो करेगा. एमीटर का काम ही ये होता है कि करंट फ्लो करवाना. तो अगर दोनों ही गलत हैं, इसका मतलब डी इज़ द ऑप्शन. डी क्यों है? ए इज़ फॉल्स, आर इज़ फॉल्स. ये याद कर लो ऑप्शंस असर्शन और रीज़न के, ताकि आप जल्दी से मार्क कर सको ए बी सी डी में से. 46 में है आपका an electron has high potential energy when it is at a location associated with a more negative value of potential and low potential energy when at a location associated with a positive potential. Electrons move from a region of higher potential to lower potential. तो ए तो ट्रू है, क्योंकि जब भी हाई पोटेंशियल एरिया पे होता है हमारा, मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, तब वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे होता है. और लो पोटेंशियल एनर्जी होती है तब वो मोर पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है. दिस वन इज़ करेक्ट. बट यहाँ पे इसका कोई रीज़न नहीं है. ये मतलब जो रीज़न है वो बेसिकली गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. सो दैट मीन्स थर्ड वन इज़ द करेक्ट वन. ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स. 47 देखते हैं. वी हैव अ मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन ओरिएंट्स इटसेल्फ वर्टिकल एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. एंड सेकेंड में आपको रीज़न दिया हुआ है, एट द पोल्स ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. तो सबसे पहले ध्यान रखो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, कि आपको बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल ही फ्री टू रोटेट है वर्टिकल प्लेन में, ओरिएंट कहाँ कर रही है? वर्टिकल एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो ये तो सही बोला है इन्होंने कि एक्सेस के अराउंड वर्टिकली ओरिएंट कर लेगी अपने आप को. रीज़न क्या दिया है? एट द पोल्स ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. और ये भी ट्रू है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो होता है अर्थ का BH वो 0 होता है. किस पे? पोल्स पे. सो इफ़ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट दैट मीन्स फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर. और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है इन्होंने. हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया ऊपर वाले केस में? क्योंकि वहाँ पे 0 होता है, इसलिए वो वर्टिकल पे ही ओरिएंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 48th क्वेश्चन. वी हैव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथ सेम मोमेंटा एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड in a direction at right angles to the lines of force. The radius of the paths followed by them will be same. Electron has less mass than the proton. तो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखो, वो करेक्ट तो है, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले की. लेस मास तो होता है इसका प्रोटॉन से, दैट इज़ करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट करेक्ट. सो लेट मी टेल यू. फर्स्ट वाला उन्होंने बोला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथ सेम मोमेंटा P उनका दोनों का सेम है. दे आर सेइंग दे आर एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द लाइन्स ऑफ फोर्स. राइट एंगल है, मतलब V और B के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है. द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय देम विल बी सेम. बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो मोमेंटा भी सेम है और आपका क्या सेम है? मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. दोनों चीज़ें अगर सेम है आपके पास, और रेडियस किससे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड बाय MV/BQ. और MV क्या होता है हमारा? इट इज़ मोमेंटा. और अगर आप ध्यान से देखो B सेम है, B सेम है, Q सेम है, सारी चीज़ें तो सेम हो गई, तो रेडियस प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का भी सेम होगा, राइट? तो इस वजह से दोनों ही रिलेशन हमारे सही है. एंड बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का. इट सेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स
may not necessarily increase its voltage sensitivity. तो वो कह रहे हैं कि आई जी और आर तो आपका बढ़ रहा है, मतलब करंट और आर तो बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं वी जी आपका हो सकता है कि इंक्रीज़ ना करे, क्योंकि वी जी क्या कर सकता है हमारा, इट मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, बट श्योर नहीं है, हो सकता है इंक्रीज़ करें, हो सकता है डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, मे नॉट नेसेसरली बोला ना इन्होंने इंक्रीज़, क्योंकि वी जी हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के चांसेस रखता है डिपेंडिंग ऑन टर्न्स एंड करंट, क्योंकि वी जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई जी इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। तो अगर आप आई जी चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज विल इंक्रीज, बट नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने के पे भी कुछ ना कुछ डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस. Resistance of the coil of a galvanometer increases on increasing the number of turns. क्योंकि अगर आप टर्न्स इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे, तो होगा क्या कि आपका करंट भी बढ़ जाएगा, एंड अगर करंट इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस ऑन द number of currents, number of turns. So yes, this is possible. ये दोनों ही केस सही हैं आपके, and you can see that the first one is second one is the correct explanation as well of A. So we can say that the first one is correct out of these four. So yes, this is the end of this video. Please like the video, share the video, and we'll be doing section C in the next video. So do like the video and do watch the video and share it with your friends. Thank you for watching. Have a great day.